आज हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग के लेसन में जो स्टार्ट करने चल रहे हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। विद्युत चुंबकीय तरंगे बनती कैसे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होंगी वो कैसे बनेंगी, ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसको आपको आना चाहिए और यही आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। लेकिन फॉर्मेशन से पहले विद्युत चुंबकीय तरंगों में एक आध चीजें हम और आपको बताना चाहते हैं। पहले उस पर डिस्कशन करते हैं और इसके बाद फॉर्मेशन देख लेंगे कैसे फॉर्म होंगी। ठीक है, देखिए इससे पहले भी हालांकि आपको कुछ बातें बताई जा चुकी हैं, जैसे कि एक बात आपको यह बताई गई थी कि अगर किसी भी स्थान पर कोई आवेश रुका हुआ है, स्थिर है, तो वो क्या कर सकता है। आज आप बताइए, अच्छा क्या कर सकता है, क्या बना सकता है, आवाज नहीं आ रही यार, वैद्युत क्षेत्र बना सकता है, केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है। और अगर एक आवेश गति कर रहा है तो वो क्या बना सकता है, वो चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों बना सकता है। लेकिन अगर आवेश किसी चालक तार में गति कर रहा है तो कंडक्टर का नेट आवेश कितना होता है, 0। तो अगर आवेश किसी कंडक्टर में मूव करता है, किसी चालक तार में गति करता है, अर्थात उसमें करंट फ्लो होती है, तो उससे केवल और केवल चुंबकीय क्षेत्र बनता है। ये दो चार चीजें हैं, ये कंफ्यूजन भी करती हैं और आपने याद भी रखना है इसको हमेशा। चौथी चीज हमने पढ़ी कि अगर एक आवेशित कण है और वो त्वरित गति करता है, त्वरित गति का मतलब अगर उसकी गति में त्वरण है, वो इस प्रकार मूव करता है, वो इस प्रकार से गति करता है कि उसकी गति में त्वरण उत्पन्न हो जाता है, तो इस प्रकार का आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र भी बनाएगा, चुंबकीय क्षेत्र भी बनाएगा। और न सिर्फ वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा, बल्कि वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र बना करके उनको मीडियम में ऐसा धक्का भी मार देगा, उनको चलाने की क्षमता भी उसके पास होगी। ये त्वरित आवेशित कण का काम होता है। वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा और बना के मीडियम में ऐसा पुश कर देगा, तो वो वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा और माध्यम में एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित होता रहेगा। ये गुण आ जाता है अगर आवेशित कण एक्सेलरेटेड मोशन करता है। फिर से एक्सेलरेटेड मोशन क्या होती है, जिसमें आवेश की गति में त्वरण हो अर्थात उसका वेग लगातार परिवर्तित हो रहा हो समय के साथ। और ऐसी एक गति हमने पढ़ी हुई है, कौन सी, दोलनी गति, कि अगर हम चार्ज का दोलन करवाते हैं, उसके ऑसिलेशन करवा देते हैं, तो दोलनी गति एक त्वरित गति होती है। और उस सिचुएशन पे क्योंकि चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा होता है, इसलिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड न सिर्फ बनाता है बल्कि बना के उन्हें ऐसा फेंकता भी रहता है। और कैसे फेंकता रहता है, सेम वैसा जैसा आप मेले में जाते थे पहले बचपन में, मेले में तो अभी भी जाते होंगे, नहीं जाते, जाते हैं। और मेले से बचपन में खिलौना मोड़ लाते थे, हम लोग तो घर में ही बना लेते थे। क्या, एक साबुन ऐसा घोल दो पानी में और उसमें एक पाइप डाल दो, स्ट्रॉ डाल दो और उसमें डाल के उसको फूको, फुग्गा बन जाता था, उसका साबुन का फुग्गा बनाते। तो जो उसका साबुन का फुग्गा बनाते थे, आप याद करो मेले में जो मिलता था वो बहुत अच्छा रहता था। आप जैसे ही उसमें फूंक मारते हैं ना, उसमें फुग्गे न सिर्फ बनते हैं, न सिर्फ उसके फुग्गे बनते हैं, बल्कि उसके फुग्गे बन के ना ऐसा मीडियम में चलना भी शुरू कर देते हैं, छूट जाते हैं। बस आप वही चीज इमेजिन करिए कि वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में भी यही होता है अगर एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड है तो। And these all the points we have written in the board. You can see that the first line is एक स्थिर वैद्युत आवेश केवल और केवल क्या बना सकता है, अंडरस्टैंड, ज्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है इस पे। सेकंड, एक गतिमान वैद्युत आवेश, अगर एक चार्ज पार्टिकल है और उसको हमने चला दिया है एक समान वेग से, वो क्या कर सकता है, वैद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्र बना सकता है, केवल बना सकता है, याद रखिए, केवल बना सकता है, धक्का नहीं दे सकता उन्हें। समझ आ रहा है, धक्का कब मिलेगा इसको, अगर गति त्वरित करना शुरू कर देगा, तो यहां पर उसका किस प्रकार से गतिमान होगा, एक समान वेग से गति करेगा वो।
ठीक है। थर्ड पॉइंट, किसी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा, देखो बात आ गई ना कि अगर एक चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है तो क्योंकि चालक तार का नेट आवेश कितना होता है, 0, इसलिए वैद्युत क्षेत्र नहीं बनता, उससे चुंबकीय क्षेत्र बनता है। वैद्युत धारा केवल चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। वैद्युत धारा है, बनाती है। फोर्थ पॉइंट हमने लिखा है, एक त्वरित आवेश विद्युत चुंबकीय तरंगे बनाता है। 2 गुण, पहली बात तो आवेशित कण होना चाहिए उसका, दूसरी चीज उसकी कैसी गति करना जरूरी है, त्वरित गति करना उसको जरूरी है। अगर आवेशित कण है और त्वरित गति करता है तो फिर वो विद्युत चुंबकीय तरंगे बना सकता है, मतलब विद्युत क्षेत्र भी बनाएगा, चुंबकीय क्षेत्र भी बनाएगा और दोनों को धक्का देता रहेगा, बन के वो आगे जाते रहेंगे। अब जब माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंगें चली तो कौन चला मीडियम में, आंसर है वैद्युत क्षेत्र चला और चुंबकीय क्षेत्र चला। और आप पहले से ही जानते हो, हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था तो भी, हमने जब मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा है तो भी, दोनों प्रकार के फील्ड्स पढ़ते समय हमने स्टडी किया हुआ है कि दोनों प्रकार के फील्ड में एनर्जी होती है, दोनों प्रकार के क्षेत्रों के पास ऊर्जा होती है। अब त्वरित आवेशित कण ने क्या किया, वैद्युत क्षेत्र बनाया, चुंबकीय क्षेत्र बनाया और दोनों को धक्का दे दिया, तो ये आगे की ओर जाना शुरू हो गए। वैद्युत क्षेत्र के पास क्या होती है, ऊर्जा, चुंबकीय क्षेत्र के पास क्या होती है, ऊर्जा। तो बेटा जब ये दोनों चलेंगे बउआ तो इन दोनों के पास क्या है बताओ, ऊर्जा, तो ये ऊर्जा ले जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, मतलब ये क्या ले जा रहे हैं, हाँ ये अपने साथ एनर्जी ले जा रहे हैं। समझ आ रहा है कुछ आपको? तो यही हो रहा है इस पे। हम चाहें तो इसके मुताबिक हम विद्युत चुंबकीय तरंगों की एक छोटी सी डेफिनेशन बना सकते हैं, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगों का लेसन पढ़ रहे हैं, बट अभी तक हमने उसकी परिभाषा नहीं बनाई, दैट व्हाट आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्या होती है, अभी तक हमने उसको बताया नहीं। बना सकते हैं, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। क्या, विद्युत चुंबकीय तरंगों में, विद्युत चुंबकीय तरंगों में एक्चुअली होता क्या है, ऊर्जा ही तो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, बस उनको ले जाने वाला कौन है, वैद्युत क्षेत्र। बस विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के क्या होते हैं, दोलन होते हैं, क्योंकि चार्ज पार्टिकल भी क्या कर रहा है, तो वो जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बनाता है ना, वो भी ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, दोलन करने वाला वैद्युत क्षेत्र और दोलन करने वाला चुंबकीय क्षेत्र ही बनाता है। वो दोलन होते हैं जो अपने साथ, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, दैट दे कैरी एनर्जी विद देम, वो अपने साथ ऊर्जा ढोते रहते हैं, अपने साथ ऊर्जा ले जाते हैं, ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बस बन गई विद्युत चुंबकीय तरंगों की परिभाषा, ठीक है। तो अब हम वापस आते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का फॉर्मेशन कैसा होगा, कैसे करेंगे, उसको बनाएंगे। और देखिएगा आप, ये बहुत इंटरेस्टिंग आपको है, आपकी किताबों में ऐसे फिगर बने रहते हैं बहुत सारे, आप देखेंगे उस फिगर को और आज आप बनाना सीखेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। विद्युत चुंबकीय तरंग हम बनाना चाहते हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंग को बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, अब आप समझ गए हो, एक त्वरित आवेशित कण जो कि किस प्रकार की गति कर रहा हो, त्वरित गति। और त्वरित गति में हम कौन सी गति करवा सकते हैं, दोलनी गति। दोलनी गति करवा दो, आवेशित कण त्वरित गति करना शुरू कर देगा। कुछ बात समझ आ रही है आपको? तो दोलनी गति हम कैसे करवाएंगे चार्ज पार्टिकल को, हमारे पास उसके लिए हमने एक सर्किट पढ़ा हुआ है अभी अल्टरनेटिंग करंट में। कौन सा सर्किट था जिसमें दोलन करता था, एलसी ऑसिलेशन, एलसी दोलन पढ़े थे ना हमने, एलसी पैरेलल सर्किट, उसमें चार्ज पार्टिकल को हम दोलन करवाते हैं। अब दोलन करवाते हैं तो कैसे, एक बार इधर से उधर जाता है, फिर एक बार इधर से इधर आता है, फिर एक बार इधर से इधर चला जाता है, बस ये दोलनी गति करता रहता है चार्ज पार्टिकल। अगर ये दोलनी गति होती रहेगी तो उससे क्या होगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मान लिया कि यहां पर चार्ज पार्टिकल है, एक प्लस और एक ये माइनस, ठीक है। हमने क्या किया, दो अलग अलग ट्यूब में, एक में प्लस डाल दिया, एक में माइनस, और ट्यूब को ऐसा पास में रख दिया। दो अलग अलग ट्यूब में क्या कर दिया, प्लस,
और माइनस डाल दिया और एक दूसरे के नजदीक ऐसा रख दिया। अब प्लस को भी चला दिया, माइनस को भी चला दिया हमने, तो ये प्लस को एक साइड में चलाया, माइनस को एक तरफ चलाया। अब प्लस एक तरफ जा रहा है, माइनस एक तरफ जा रहा है, लेकिन प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित। तो ये दूर नहीं जा पाएंगे क्योंकि आकर्षित कर दिया, आकर्षित करते हैं तो थोड़ी दूर तक जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने एनर्जी दी है इनको, हमने इन पर वर्क किया है। थोड़ी दूर तक ऐसे जाते हैं और इसके बाद आकर्षण की वजह से बेटा ये फिर वापस आना शुरू हो जाते हैं। अब वापस आना तो शुरू हो गए, क्यों? कहां जाना चाहते हैं? एक दूसरे के नजदीक जाना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि दोनों अलग अलग ट्यूब में पड़े। तो जब ये यहां पर आते हैं तो मिल नहीं पाते। यहां तक आते आते उनके गति का जड़त्व इतना ज्यादा हो जाता है कि फिर उसकी वजह से अपने आप को रोक नहीं पाते और वैसे निकल जाते हैं। अब जब ये दूर जाने लगेंगे फिर इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स प्रभावी हो जाएगा। अगर अट्रैक्शन फोर्स प्रभावी हो जाएगा तो फिर एक दूसरे के नजदीक जाना शुरू हो जाएंगे। यहां पर आए, बड़ी जोर से चल के आए, पर मिल तो सकते नहीं क्योंकि वो डिफरेंट ट्यूब्स में है। तो गति का जड़त्व तो बेटा इतना ज्यादा हो गया कि ये फिर ऊपर निकल गया और ये वाला फिर नीचे आ गया। तो ये प्रक्रिया लगातार उनके बीच होने लगी। अगर लगातार होने लगी तो इसमें चार्जेस का क्या होने लगा? दोलन। कैसे? एक साइड में जाएगा, वेग घटते गया, जीरो हो गया, फिर आना शुरू हुआ, वेग बढ़ते गया, यहां पर बीच में आया, वेग खूब ज्यादा हो गया लेकिन मिल नहीं पाए, नीचे निकल गया, नीचे निकल गया, फिर वेग धीमा पड़ने लगा आकर्षण की वजह से, फिर वेग जीरो हुआ, ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिया इसने। तो ये दोलन लगातार उसमें होने लगा। अगर दोलन होने लगा तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बन के निकलने लगे। देखो एक मैं पिक्चर आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से बन के निकलने लगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखो ध्यान से, ये प्लस और ये माइनस है, एक दूसरे के बहुत नजदीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना, आप ऐसा करो, नीचे प्लस कर लेते हैं पहले, चाहे जैसा कर लो भाई, अभी कौन बना नहीं रहे हैं, अभी हम आपको केवल एक पिक्चर दिखा रहे हैं कि कैसा होता होगा वहां पर। और एक चीज बताएं, ये जो भी हम बता रहे हैं आपको कि ऐसा हो रहा है, ये एक्चुअल पिक्चर है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो हम देख नहीं सकते। अब देख नहीं सकते तो उसकी एक्चुअली शक्ल कैसी हम क्या जाने, तो फिर आप ये कैसे बता देते हो? ये हम सब लोगों ने सोचा कि ऐसा होता होगा, उसकी एक पिक्चर को इमेजिन किया और उसके आधार पर हम आपको बताते जाते हैं कि ये ऐसा होगा, ये ऐसा बनेगा, वैसा बनेगा, ये चीज होगी। सबसे पहले इलेक्ट्रिक, ये जो ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो ये छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ये पहले। चार्ज क्योंकि अभी क्या जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, थोड़ी देर बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ऐसा बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बन गया, ठीक। और ये प्लस और माइनस मैक्सिमम पोजीशन पर पहुंच गए। अब उसके बाद क्या हो रहा है? अब उसके बाद नीचे आना शुरू हो जाएंगे। जब नीचे आना शुरू हो जाएंगे तो क्या करेगा? जब ये नीचे आना स्टार्ट होंगे तब ये इसको क्या करेगा? धक्का मार देगा तब तक इसे। तो ये कहां चला जाएगा? ये चल के थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा और यहां पर नया इलेक्ट्रिक फील्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक और बनने लगा, देखो यहां पर अगला इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया और पहले वाले को क्या कर दिया गया? धक्का मार दिया गया। तो ये पहले वाला है कि ये बाद वाला है? ये बाद वाला है, ये पहले वाला है। भाई पहले वाला बना और बना के क्या किया गया? तो आगे कौन निकल गया होगा बताइए? जो पहले बना होगा कि जो अभी अभी बना है? जो पहले बना होगा। तो ये पहले बना था और ये तो अभी ताजा ताजा बना है, बिल्कुल समझ रहे हैं आप? तो ये बाद वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है। नहीं समझ में आया? हमने बनाया अभी इसको है, ये और आगे बढ़ जाएगा, फिर ये नया बनाना शुरू कर देगा। इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड आगे बढ़ते जाएगा। तो इसमें बताओ जो सबसे पहले बनाया था वो कौन सा था? ये वाला। हमने जो बनाया वो तो खैर यही वाला है, लेकिन सोर्स ने जो बनाया होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले ये वाला बना होगा। बना, पुश हो गया, बना, धक्का दे दिया, बना, धक्का दे दिया, तो सबसे पहले ये चला होगा,
फिर उसके बाद ये चला होगा, और ये अभी बन रहा है, चलेगा अभी थोड़ी देर बाद। ये ऐसे लगातार ना आगे की तरफ बढ़ते चला जाता है। तो ना सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनते हैं, बल्कि बन कर ये आगे की तरफ मूव भी करते रहते हैं। तो ये क्या बन गए? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप तो जानते हैं, हाँ, 2 पॉइंट हम आपको अभी याद दिलाना भूल गए हैं। याद दिलाना आपको आते हैं। कैसे याद दिलाना भूल गए? कल पिछली क्लास में जब आप मैक्सवेल की समीकरणें पढ़ रहे थे ना, 2 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें से मिले थे मुझे। मिले तो 4 थे, 5 6 जितने भी मिले थे, क्योंकि एक किसी में 2 भी मिले हमको, पर वो उतनी खास बात नहीं है। मेन क्या पॉइंट है? मेन ये है कि लास्ट के जो 2 पॉइंट आपने देखे, जिसमें से एक में सीखा गया था कि परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र क्या बना सकता है, वैद्युत क्षेत्र, और परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र क्या बना सकता है, चुंबकीय क्षेत्र। समझ आ रही बात आपको? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर किसी स्थान पर एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है जो लगातार क्या होता है, परिवर्तित, तो उसको हम बोलेंगे परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र। और वो परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा? वैद्युत क्षेत्र बना सकता है। और अगर किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र परिवर्तित हो रहा है, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वैल्यू लगातार बदल रही है, जो लगातार परिवर्तित होता है, तो वो परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र क्या बना सकता है? परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र बना सकता है, मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है। बात समझ में आ रही? अब इनमें से एक चीज और आपको सीखना है। क्या सीखना है? अभी आपने केवल पॉइंट क्या सीखा कि परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र क्या बनाता है? वैद्युत क्षेत्र। और क्या सीखा कि परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। ये तो सीखा आपने। अब इसमें एक चीज और समझ लीजिए, अगर परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र बनाता है, तो हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है, क्या आपके मन में नहीं आया? देखो, हम आपको याद दिलाते हैं। क्या अगर चुंबकीय क्षेत्र परिवर्ती है तो ये क्या बना देता है? वैद्युत क्षेत्र। ये जो वैद्युत क्षेत्र बनाएगा, ये वैद्युत क्षेत्र परिवर्ती ही बनेगा या एक समान वैद्युत क्षेत्र बनेगा? सोचने वाली बात है। फिर से चुंबकीय क्षेत्र क्या हो रहा है? परिवर्तित। और परिवर्तित होकर ये बना क्या रहा है? वैद्युत क्षेत्र। तो ये जो वैद्युत क्षेत्र बनाएगा ना, ये भी परिवर्तित बनेगा या ये एक समान बनेगा? कैसे एक समान बन सकता है? जब बनाने वाला परिवर्तित है, जब बनाने वाला वेरिएबल है, तो बनने वाला एक समान कैसे? इसलिए ये भी याद कर लीजिए एक छोटी सी चीज कि परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र कैसा वैद्युत क्षेत्र बनाता है? परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र बनाता है। और इसी की तरह दूसरा वाला परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र क्या बनाता है? परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। याद रहेगा? तो आगे से पूरा लाइन जोड़ के क्या बताना है? जैसे कोई बोलेगा कि परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र खाली रिक्त क्या बोलते हो, रिक्त स्थान, और बनाता है क्या? केवल वैद्युत क्षेत्र या परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र? परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र। याद रहेगा? और परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र क्या बनाएगा? परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र। तो जब बनाने वाला परिवर्तित हो रहा है, तो बनने वाला भी लगातार क्या होगा? चेंज होगा। So changing magnetic field can create changing electric field, and changing electric field can also create changing magnetic field. एक समान नहीं बनेगा। अब दूसरे पॉइंट पर आइए। आपने जब फैराडे का नियम पढ़ रहे थे, उसमें फैराडे का पहले नियम के बाद एक लेंज का नियम पढ़ा हुआ था। पढ़ा था लेंज का नियम। लेंज के नियम में ये पढ़ा हुआ था आपने, एक चीज तो खैर ये तो बाद की बात है, पर अब आई है तो बता ही देते हैं कि लेंज के नियम में हमने पढ़ा था कि चुंबकीय क्षेत्र को जो बनाता है, चुंबकीय क्षेत्र को बनाने वाला जो भी होता है, ये हमेशा उस सोर्स का क्या करता है? विरोध करता है। याद आ रहा है आपको कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिस कारण से वह स्वयं उत्पन्न होता है। इसकी भी जरूरत पड़ेगी। अभी एक और चीज याद करिए थोड़ा सा। अभी कुछ दिन पहले हम लोग इसको पढ़ रहे थे, कॉइल।
करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, ठीक है, थोड़ी सी इसकी भी जरूरत पड़ रही है, इसको भी देखो। आप बताओ, सबको याद है अगर ये देखा होगा चित्र आपने, तो हमने इस डायरेक्शन पे करंट फ्लो करवाई है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। और करंट अपने चारों तरफ क्या बनाती है? चुंबकीय क्षेत्र। करंट किस तरफ बहती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। अगर करंट की दिशा ये है तो यही दिशा किसकी है? इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब ये दिशा इलेक्ट्रिक फील्ड की है और इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा बनता है? ऐसा। देखो ध्यान से, यह दिशा किसकी है? करंट। यह दिशा किसकी है? चुंबकीय क्षेत्र। और जो दिशा करंट की है वही दिशा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा ये डायरेक्शन किसकी है? ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। अब हमको एक चीज समझ में आ गई कि ये दिशा किसकी थी? वैद्युत क्षेत्र। और ये दिशा किसकी थी? इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्रों को हमेशा कैसा रहना पड़ेगा? लंबवत। तो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र हमेशा कैसे रहेंगे? लंबवत। अब ये सारी नॉलेज जो भी हमने अभी तक आपको बताया, ये सारे नॉलेज का हम इस्तेमाल करेंगे। और इस पे ये क्या बने अभी? इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड भी ये कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है? एक समान की परिवर्ती? आंसर है परिवर्ती। क्यों? पहले छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड बना, फिर और बड़ा बना, फिर और बड़ा बना, फिर सबसे बड़ा बना। तो छोटा छोटा बड़ा बन रहा है, ये परिवर्ती इलेक्ट्रिक फील्ड है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनाएगा? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन बनाएगा कैसे? अपने लंबवत। अभी देखा आपने। अगर लंबवत बनेगा तो कैसा बनेगा? मैं इसका चित्र बहुत ज्यादा तो आपको इसमें शो नहीं कर पाऊंगा, पर ऐसे लंबवत बनेगा, इस तरह से। अगर ये ऐसा बन रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसा बनेगा। अगर ये ऊर्ध्वाधर है तो फिर वो क्षैतिज होगा, ऐसा मान लो आप। लेकिन दोनों एक दूसरे के कैसे रहेंगे? लंबवत रहेंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड both are vector quantities, so I have put vector above the symbol. ये मैग्नेटिक फील्ड, नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड, नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड, नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड। बट मैग्नेटिक फील्ड विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र हमेशा वैद्युत क्षेत्र के लंबवत ही बनेगा, ऐसा। तो ये जो अभी बना के मैंने दिखाया, ये सब क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। पर आप समझो कि ऐसा होता है, लेकिन ये फिगर से ना हमको बातें कम समझ में आ रही हैं, कुछ डाउट भी आने लगा। इसलिए अब हम आपको इसका एक ऐसा चित्र बना के दिखाएंगे जो आप अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए, पर कुछ बातें तो समझ में आ गई आपको। दो तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहले तो आपको एक परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र, परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र बनाएगा, एक चीज। दूसरा, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र जब बनेगा तो वो हमेशा उस कारण का विरोध किया करेगा जिस कारण ने उसे बनाया होगा, जिसकी वजह से वो बनेगा, ये उसी का विरोध करने लगता है। समझ आ रही बात आपको? ओके। और तीसरी चीज कि वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर बनेंगे कैसे? लंबवत बनेंगे। ठीक है। अब हम इस पर बेस्ड अब हम आपको एक फिगर बना के दिखाते हैं। आप देखिए, इधर की तरफ हमने ले लिया टाइम, ये एक्स एक्सिस है, इसकी तरफ हमने टाइम ले लिया, समय। और ये एक एक्सिस मान लेंगे ऊपर की तरफ, वाई एक्सिस, और जेड एक्सिस भी आएगी। तो जेड एक्सिस कैसे आएगी? इस साइड में 3 अक्ष होती है ना, 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशंस में इधर की तरफ कौन आएगा? एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और इधर की तरफ ये जेड एक्सिस। ठीक है। तो ये एक्स अक्ष पे हमने क्या मान लिया है? समय। एक्स अक्ष पे हमने समय को ले लिया है। वाई अक्ष और जेड अक्ष, इनमें देखना है क्या होगा। सबसे पहले हमने चार्ज के दोलन करवाए। भाई बनाना है ना वेव को, तो कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा।
तो हमने स्टार्ट किया कि हमने चार्ज का दोलन ऐसा करवाया, जैसे ही ऐसा दोलन करवाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बना। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बना, तो मान लिया कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बना। देखिए पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा था, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड बना, छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड बना, फिर थोड़ा बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड बना, फिर थोड़ा और बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड बना, फिर और बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड बना। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, घटना शुरू हो जाएगा। भाई वैद्युत क्षेत्र कैसा बनेगा दोलन करने पर, 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0, है कि नहीं, एक दिशा में पहले। तो 0 से कैसा हो गया मैक्सिमम, अब मैक्सिमम से क्या होना है, उसको 0 होना है। तो धीरे धीरे कम होने लगा और यहां पर आके इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो गया, 0। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने माना कि सबसे पहले चार्ज ने जब ऑसिलेट किया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है यहां पर, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान है या ये इलेक्ट्रिक फील्ड परिवर्ती है, परिवर्ती है। और परिवर्ती का ये हमने बनाया हुआ है, कभी कम है कभी ज्यादा है, कम ज्यादा होना वेरिएबल है, ये तो चेंजिंग है। अगर ये परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र है तो हमने मैक्सवेल इक्वेशन से सीखा है कि परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र क्या करता है, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र क्या करता है, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। अब बनाएगा तो ये क्या करना शुरू कर देगा, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र बनाने लगेगा। परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा, लेकिन आपने अभी अभी देखा कि जो चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा वैद्युत क्षेत्र, वो हमेशा कैसा बनाएगा, अपने लंबवत बनाएगा। अपने कैसा बनाएगा, लंबवत। तो हम क्या देखते हैं, चल किस तरफ रही है तरंग, एक्स अक्ष की दिशा में। वैद्युत क्षेत्र किस तरफ बना, वाई अक्ष की दिशा में। यह परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र बनाता है पर अपने लंबवत बनाएगा। अब आप मुझे बताइए, इधर की तरफ तो तरंग जा ही रही है, इधर की तरफ वैद्युत क्षेत्र बना, तो अब इसके लंबवत दिशा कौन सी बची, जेड। तो इस तरफ ये क्या बनाएगा, चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र का काम है अपने लंबवत चुंबकीय क्षेत्र को बनाना। तो ये अपने लंबवत बनाएगा, किस अक्ष की तरफ बनाएगा, जेड एक्सिस की तरफ बनाएगा। ये ऐसा चुंबकीय क्षेत्र बना देगा। और आसपास वाले जब 0 रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा बना होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी थोड़ा बनेगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, बढ़ेगा। और जब वैद्युत क्षेत्र घटना शुरू हो जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होना शुरू हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र भी घटना शुरू हो जाएगा। और यहां पर आके कैसा हो गया, 0। और यहां से ये पूरा एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। समझ में आया। तो ये क्या था, वैद्युत क्षेत्र, परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र। और ये क्या बन गया, चुंबकीय क्षेत्र। इसको किसने बनाया, इसने। नहीं समझ में आया, अरे इसको किसने बनाया है, इसकी वजह से ही तो बेटा ये बना हुआ है ना। तो इसको बनाने वाला कौन, ये वैद्युत क्षेत्र। अब ये जो बना तो ये चुंबकीय क्षेत्र बना। ये चुंबकीय क्षेत्र कैसा बना है, एक समान या परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र है, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र है। एंड अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स इक्वेशन वी नो दैट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन आल्सो क्रिएट चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। कि परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र बना सकता है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, परिवर्ती। ये क्या बना सकता है, परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र तो बनाता है ये। अब ये जब परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र बनाएगा तो किधर की तरफ बनाएगा, ये सोचने की बात है। तो चुंबकीय क्षेत्र के बारे में याद करिए लेंज का नियम। परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र है, ये परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र बना सकता है, किधर की तरफ बनाएगा, उसके लिए लेंज का नियम याद करिए कि यह चुंबकीय क्षेत्र सदैव उस कारण का विरोध करता है जिस कारण से यह स्वयं उत्पन्न हुआ है। अब आप देख के बताओ, इसको बनाने वाला कौन है, परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र। मतलब यह उत्पन्न किसकी वजह से हुआ है,
परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र की वजह से। तो आप जानते हो जैसे जैसे बनता है ना, ये उस परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र का ही विरोध करना शुरू कर देता है। ये परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र का ही विरोध करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको बनाने वाला तो वही है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड इस परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र का विरोध करेगा। तो कैसे करेगा? विरोध कैसे किया जा सकता है? जब उसकी दिशा में बना के या उसकी विपरीत दिशा में बना के। विरोध कैसे जता सकते हैं आप? विपरीत दिशा में। तो ये जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? इसको इसने बनाया तो ये क्या करने लगता है? एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, लेकिन क्योंकि इसको जिसने इसे बनाया है उसका विरोध भी करना है, और विरोध करने के लिए ये इस वाले वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक वैद्युत क्षेत्र बनाना शुरू कर देता है। विपरीत दिशा में मतलब ये वैद्युत क्षेत्र किस तरफ था? ऊपर की तरफ। तो ये जो वैद्युत क्षेत्र बनाता है, ये वैद्युत क्षेत्र ऐसा नीचे की तरफ बनाना शुरू कर देता है, इस तरह से। 0 से मैक्सिमम और फिर मैक्सिमम से 0। क्योंकि परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र है तो परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र बनेगा। यहां पर आके 0। तो ये क्या बना? चुंबकीय क्षेत्र बना कि वैद्युत क्षेत्र बना? ये वैद्युत क्षेत्र बना है बेटा। इसको किसने बनाया है? परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र ने। और परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र ने नीचे की तरफ बनाया, क्यों? ऊपर क्यों नहीं बनाया? क्योंकि इसे तो अपने कारण का विरोध भी करना था। तो अपने कारण का विरोध करना था तो इसने उल्टी दिशा में बना दिया, उसके विरोध भी कर लिया इसने। अब ये क्या बन गया? परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र। और परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र क्या बनाता है? परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। अब परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र अगर ये बनाता है तो वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र किस तरफ बनाएगा? वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र किस तरफ बनाएगा? आंसर है अपने लंबवत। तो ये वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र को बनाता है किस तरफ? अपने लंबवत। अपने लंबवत बनाता है मतलब इस डायरेक्शन पे बना देता है, अपने लंबवत बना देता है। ऐसे तो ये क्या बन के तैयार हो गया? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, किसने बनाया इसे? इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने बनाया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ने अब ये मैग्नेटिक फील्ड बना दिया। अब ये वाला मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? आंसर ये फिर परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र है। तो परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र क्या कर सकता है? परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र बना सकता है। परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र बना सकता है, लेकिन किधर की तरफ बनाएगा? तो हमने देखा कि इसको बनाया किसने था? इस वैद्युत क्षेत्र ने। तो ये इस वैद्युत क्षेत्र का क्या करना चाहता है? विरोध। तो ये जो वैद्युत क्षेत्र बनाएगा ये इसकी उल्टी दिशा में बनाएगा। उल्टी दिशा में बनाएगा मतलब ये अगर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है तो ये कैसा बनाएगा? ऊपर की ओर बनाना शुरू कर देगा। ये ऐसा ऊपर की तरफ बनाना शुरू कर दिया इसने, देखो। और यहां पे जाके फिर से कैसा हो गया? 0। तो बताइए ये क्या चीज है? वैद्युत क्षेत्र है। किसने बनाया इसको? इस परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र ने। ठीक है, क्या करने के लिए? आंसर है इन्हें जिसने बनाया था उसका विरोध करने के लिए। समझ आ रही है बात आपको? अब ये क्या बन गया? परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र। फिर परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र क्या कर सकता है? परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा, लेकिन बनाएगा किधर? अपने लंबवत। तो ये अपने लंबवत बनाना शुरू कर देता है ऐसे। जब वैद्युत क्षेत्र छोटा तो चुंबकीय क्षेत्र भी छोटा। जब वैद्युत क्षेत्र बड़ा तो चुंबकीय क्षेत्र भी बड़ा। ऐसे देखिए,
यहां पर एंगल फिर से कितना बनेगा, 90 डिग्री। यहां पर भी जो एंगल बनेगा वो कैसा बनेगा, 90 डिग्री। तो ये परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र ने फिर से बना दिया परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र। अब आप समझ रहे हैं कि ये स्टोरी आगे की तरफ बढ़ती चली जाएगी। फिर से परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा, परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र बनाएगा। लेकिन इसको जिसने बनाया है, अर्थात इसने इसका विरोध करने के लिए, तो ये किस तरफ परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र बनाएगा, ऐसा ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ, क्योंकि ये ऊपर की तरफ है। इस तरह से, और यहां जाके 0। तो ये क्या बन गया बेटा, ये परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र बन गया। परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र क्या बना सकता है, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र पर अपने लंबवत बनाएगा। तो अपने लंबवत के लिए इसने ऐसा बना दिया, ऐसा। यहां जाके 0, ये क्या बन गया, चुंबकीय क्षेत्र। तो आप देखेंगे इस तरीके से एकांतर क्रम से एक के बाद एक अल्टरनेटिवली मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये बनते चले जाएंगे। ये प्रोपेगेशन का तरीका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के। आप चाहें तो इनके अपने एनवेलप भी बना सकते हैं इस तरीके से। इलेक्ट्रिक फील्ड का एनवेलप देखिए हम बना रहे हैं अभी केवल इस तरह से, ठीक है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड का एनवेलप बनाएंगे तो ये किस तरीके से दिखेगा आपको, ये इस तरह से आपको दिखेगा। ये देखिए इस तरह से ये विद्युत चुंबकीय तरंगें आगे की ओर बढ़ती हैं, और ये फिगर आपको आपकी किताबों में बना हुआ दिखेगा। और क्या अब आप समझ पा रहे हैं कि कैसे प्रोपेगेशन होगा। देखिए ये ऊपर की तरफ कौन है, वैद्युत क्षेत्र। उस समय चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, ऐसा। देखा आपने, दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, लंबवत, और ये आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। अब इनमें कुछ चीजें समझने की कोशिश करिए। देखो विद्युत चुंबकीय तरंगे बनी, बन के आगे की तरफ चली। अगर ये बन के आगे की तरफ चली, इसने इसको बनाया, 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 फिर इसने इसको बनाया, इसने इसको बनाया। तो जिसने सबसे शुरुआत में स्टार्ट किया था, किसने स्टार्ट किया था, याद है आपको, एक दोलित आवेशित कण ने, एक त्वरित आवेशित कण ने यह सब शुरू किया था, शुरू किया था। इसकी स्टार्टिंग किसने की थी, शुरुआत किसने की थी, एक त्वरित आवेशित कण ने इसको स्टार्ट किया और बना के आगे की तरफ भेजना शुरू कर दिया उसने। अगर बना के उसने आगे की तरफ भेजना स्टार्ट कर दिया तो तरंग तो आगे चल पड़ी। अब वो चार्ज कहां है, क्या चार्ज अभी भी दोलन कर रहा है, आंसर इज नो। चार्ज ने एक बार ऐसा दोलन किया, एक बार दोलन किया और वो अपने घर चला गया। उसके बाद ये तरंग बनना शुरू हो गई, और आप जानते हैं ये तरंग एक सेल्फ सस्टेनिंग वेव होती है। सेल्फ सस्टेनिंग वेव का मतलब है इसको एक बार बना दीजिए, फिर इसको बाहर से किसी चीज की जरूरत नहीं है। क्यों, इसको ये बनाएगा, 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 फिर ये इसको बनाएगा, फिर ये इसको बनाएगा। बाहर से किसी चीज की जरूरत है क्या, बाहर से कोई चीज लग रही है कि नहीं भैया तुम आओ थोड़ा सा हमको और बनाओ। ये एक दूसरे को क्या करते रहते हैं, बनाते रहते हैं। ई को ई बी बनाता रहता है, बी ई बनाता रहता है। जब ई बना तो उसने फिर बी बना दिया, जब बी बना तो उसने फिर ई बना दिया, और इस तरह से ये एक सेल्फ सस्टेनिंग वेव होती है। सेल्फ सस्टेन्ड वेव कौन सी वेव को कहा जाएगा, आंसर है उस वेव को जिसमें एक बार बना के छोड़ दीजिए, उसके बाद किसी चीज की आवश्यकता आपको नहीं है। फिर बात समझ आ रही है, और इस तरीके से ये चलते जाएंगे। अब बात ये है
कि जब बाहर से किसी चीज की आवश्यकता नहीं है और ये खुद ही एक दूसरे को बनाने में सक्षम है, तो ये कब तक होता रहेगा? कितनी दूर तक जाती रहेगी वेव? क्योंकि एक दूसरे को बनाते हुए जा रहे हैं, तो कितनी दूर तक जाती रहेगी और कितने समय तक ये चलती रहेगी? तो आंसर है ये एक ऐसी वेव है, क्योंकि इसमें बाहर से एनर्जी की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये वेव अनंत काल तक चलती रहेगी ऐसे ही। बस एक बार चार्ज को ऐसा दोलन करके बना देना है इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इन दोनों का आपस का काम शुरू हो जाएगा। ई बी बना देगा, बी ई बना दिया करेगा, ई बी बनाएगा, बी ई बनाएगा, ई बी बनाएगा, बी ई बनाएगा, फिर उसके बाद उनके बाहर से कोई एनर्जी की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ये वेव एक बार अगर चार्ज ने बना दिया, उसके बाद ये वेव आगे बढ़ती रहेगी। कहां तक जाएगी? अनंत दूरी तक जा सकती है। कितनी देर तक चलेगी? अनंत समय तक चलती रहेगी। क्या इसकी एनर्जी रास्ते में कम नहीं होगी? आंसर इज नो। भाई बेटा, एनर्जी कम कैसे हो जाएगी? एनर्जी कम किसकी हो जाती है? एक चीज यहां से बनाई और बना के हमने आगे भेज दिया, तो रास्ते में जाते जाते वो वीक हो जाएगा, उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। लेकिन जब बनाने वाला इनके साथ ही जा रहा है, एक दूसरे को बनाते हुए चल रहे हैं, तो इनकी एनर्जी वीक नहीं हो पाती और ये एनर्जी अनंत समय तक ऐसा ही एटमॉस्फेयर में घूमती रह सकती है। अनंत समय तक एटमॉस्फेयर में घूमती रह सकती है। मतलब और कितनी स्पीड में चलेगी? तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। हमारी लाइट वेव्स जो होती है, प्रकाश तरंगे, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। अगर लाइट वेव्स विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इनकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, तो ये भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है। और मैंने क्या बताया, ये कभी भी रास्ते में वीक नहीं पड़ती। अगर वीक नहीं पड़ती तो कितने दिन तक ये एटमॉस्फेयर में चलती रहेंगी? अनंत समय तक। कितनी दूर तक चली जाएंगी? अनंत दूरी तक चली जाएंगी। आप जानते हो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, थोड़ा सा एग्जाम्पल सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ये कि आप चाहें, अगर आप चाहें और अगर आपसे ऐसा हो सके, तो आप हिस्ट्री में, हमारे इतिहास में जो कुछ हुआ है आप देख सकते हो। क्यों? बाई चांस हिस्ट्री में जो कुछ हुआ है, कोई युद्ध हुआ, पहले हिस्ट्री में युद्ध हुए, बहुत सारे युद्ध हुए, कोई युद्ध हुआ तो युद्ध होता होगा उजाले में ही होता होगा। उजाले में हुआ तो जब युद्ध हो रहा था उसमें लाइट पड़ी और लाइट पड़ने से विद्युत चुंबकीय तरंगे उसकी क्या हुई? बनी। विद्युत चुंबकीय तरंगे बनी और बन के ऐसा एटमॉस्फेयर में आगे बढ़ना शुरू कर दिया उन्होंने। आज के 500 साल 1000 साल पहले जो युद्ध हुआ, वो तरंगे बनी और बन के एटमॉस्फेयर में निकल गई। तो उनके बारे में अभी हमने पढ़ा, बिकॉज दीज आर सेल्फ सस्टेन्ड वेव्स, तो इनकी एनर्जी वीक नहीं होती। इसका मतलब यह हुआ कि 500 साल पहले हिस्ट्री में जो कुछ हुआ होगा, जो वॉर हुए होंगे, जो घटना घटित हुई होगी, उससे जो विद्युत चुंबकीय तरंगे बनी होंगी, वो आज भी हमारे एटमॉस्फेयर में सेफ होंगी, वो कमजोर नहीं पड़ी होंगी। बस जरूरत इस बात की है कि वो आज तक 500 साल के बाद चलते चलते बहुत दूर निकल गई हैं। अब जानते हो, अगर हम एक काम कर पाए, हम एक ऐसा एरोप्लेन बनाएं, जो उन तरंगों से भी तेज चलता हो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की रफ्तार से भी तेज चलता हो। फिर हम क्या करें? फिर हम जो तरंगे बन के चली उनके साथ साथ चलना शुरू कर दें। जब हमारा एरोप्लेन तेज चलेगा तो एक समय तो आएगा जब हम उनके आगे निकल जाएंगे। अब उनके आगे लगा के अपना एरोप्लेन ऐसे लगा देंगे और सामने खड़े हो जाएंगे। वो विद्युत चुंबकीय तरंगे चल के आएंगी, हमारी आंखों पर पड़ेंगी, तो हमको क्या दिखेगा? वो वेव्स कहां से चली थी? 500 साल पहले एक युद्ध हो रहा था, वहां से बन के चली थी। तो 500 साल पहले जो युद्ध हुआ होगा वो हमें हमारी आंखों पर दिखेगा। और ये क्यों पॉसिबल हो रहा है? क्योंकि इनकी एनर्जी वीक नहीं होती। बस
हम ऐसा कर नहीं पाए आज तक, अदरवाइज हम देख सकते हैं। बड़ी सिंपल सी चीज है, हो सकता है आज के 400, 300, 500 साल पहले आपके दादा के दादा के दादा के दादा बाहर उन्होंने चबूतरे पे खटिया लगाई और उसमें हुक्का गुड़गुड़ा रहे बढ़िया, समझ रहे? लाइट पड़ी उनकी बॉडी से और उनकी विद्युत चुंबकीय तरंगे बनी, विद्युत चुंबकीय तरंगे बनी और बन के एटमॉस्फेयर में चल पड़ी। 400 साल पहले की बात है। अब बन के अगर वो विद्युत चुंबकीय तरंगे चल पड़ी और हमें पता है कि उनकी एनर्जी क्या नहीं हुई होगी, उनकी एनर्जी वेस्ट नहीं हुई होगी। अगर उनकी एनर्जी वेस्ट नहीं हुई होगी तो आज भी वो इस एटमॉस्फेयर में चल ही रही होंगी। हो सकता है चलते चलते जाएंगी, कहीं से रिफ्लेक्ट होके फिर वापस आएंगे, रिफ्लेक्ट होके फिर वापस आएंगे, रिफ्लेक्ट होके फिर वापस आएंगे, ये मान सकते हैं। अब किसी दिन आप कहीं पर बैठे हो और बाई चांस, इत्तेफाकन, कोइंसिडेंटली वो वेव्स कहीं से होते हुए टकराते हुए आपकी आंखों पर पड़ी। अगर आपकी आंखों पर पड़ी तो क्या होगा बताइए? होगा ये कि आपको 400 साल पहले वाले वो दादाजी दिखेंगे और वैसा ही एकदम हुक्का गुड़गुड़ाते हुए। समझ आ रही बात? ये चीज होगा। ये कितनी भारी स्पेशलिटी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, कितनी बड़ी महत्वपूर्ण चीज है ये, कितना इंपॉर्टेंट है इनका, इंपॉर्टेंस है इनका कि ये कभी भी नष्ट नहीं होती। और नष्ट क्यों नहीं होती? क्योंकि उनके बनाने वाला उनके साथ ही रहता है। चार्ज का तो हमें पता नहीं, और यही चीज जानते हो स्टार में भी होता है। स्टार से, एक स्टार है, लाइट चली 20,000 साल पहले लाइट चली थी, 20,000 साल पहले स्टार एक था, उससे 20,000 साल पहले लाइट चली, लाइट की विद्युत चुंबकीय तरंगे बनी और विद्युत चुंबकीय तरंगे बन के वो ऐसा चलना शुरू हो गई। हमारी आंखों में वो आज पहुंची तो क्योंकि वो लाइट किसकी बनाई हुई थी? एक स्टार की। तो जब वो तरंगे 20,000 वर्ष के बाद हमारी आंखों पर पड़ी आंखें ना, तो हमको स्टार दिखता है। और हो सकता है उस समय तक वो एक्चुअली स्टार खत्म हो चुका हो सकता है। लेकिन हमारी आंखों पर जो लाइट दिख रही है वो कौन सी दिख रही है? 20,000 साल पहले वाली। तो हमको लगता है यहां पर एक स्टार है, पर हो सकता है कि उस स्टार की लाइफ खत्म हो गई हो और अब वहां पर ना हो, पर हमको दिखता है वो। समझ आ रहा है? तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगे सेल्फ सस्टेन्ड वेव है, ये इनकी स्पेशलिटी है, ये इनकी खास बात है कि ये कभी नष्ट नहीं होती। आई होप कि कैसा फॉर्मेशन होगा इनका, कैसे बनाई जाएंगी, आपको समझ में आ गया है। अब आप बना सकते हैं इनको, ठीक है। अब हम विद्युत चुंबकीय तरंगों का, क्योंकि ये पढ़ चुके फॉर्मेशन, अब हम ये पढ़ना चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं इनमें आखिरकार गुण क्या क्या होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज दैट ऑल प्रॉपर्टीज वी वांट टू स्टडी अबाउट देम। तो आप प्लीज इससे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जिक्र करते हैं, ठीक है। नोट करिए जल्दी से। तो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक और चीज देखिए, बताएं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को शॉर्टकट में आप ईएम वेव्स भी कह सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। इनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनके, वन बाय वन हम लोग लिखते जाएंगे और स्टडी करते चलेंगे। देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये है बेटा कि ये कैसी वेव है? सेल्फ सस्टेन्ड वेव्स हैं, अर्थात इनको एक बार बनने के बाद इनको बाहर से ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। ये आपने पढ़ा है अभी अभी। तो क्या करते हैं, पहले यही पॉइंट नोट कर लेते हैं, लिखिए। ये सेल्फ सस्टेन्ड वेव्स होती हैं। एक बार बन जाने के बाद
इन्हें बाहर से ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। इन्हें बाहर से ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। नोट कर लिया सभी ने पहली प्रॉपर्टी, और इसके बारे में आप सीख भी चुके हैं, इसलिए अब ज्यादा इस पर बात नहीं करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी? दूसरी प्रॉपर्टी ये है विद्युत चुंबकीय तरंगों की, कि विद्युत चुंबकीय तरंगें जब किसी भी माध्यम में चलती है ना, तो इनको, जैसे हम और आप चलते हैं, जैसे आप चलते हैं तो आपको कोई मीडियम चाहिए, कहीं रोड बना हो, साइकिल चाहिए, उससे आप एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं, पर इनको संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अगर रास्ते में कोई माध्यम है या नहीं है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बिना मीडियम के भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती हैं। ठीक है, तो इनके संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नोट करिए। इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। बिना मीडियम के ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाएंगी। ठीक है, ये तो हो गया कि इनके लिए, इनको संचरण के लिए माध्यम की जरूरत नहीं है। लेकिन बाई चांस अगर रास्ते में माध्यम आ गया तो क्या होगा? बाई चांस रास्ते में अगर माध्यम आ गया कोई, तो क्या होगा? क्या ये रुक जाएंगी या ये उसको पार करके आगे निकल जाएंगी? क्या करेंगी? तो आंसर है उनका पार करना या उनका पार ना करना। यह दो बातों पर निर्भर करेगा। एक तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि जो माध्यम सामने आया है वो माध्यम कैसा है। दूसरा इस बात पर डिपेंड करेगा कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग जा रही है वो विद्युत चुंबकीय तरंग किस नेचर की है। अब ये बात सुनकर के कि विद्युत चुंबकीय तरंग किस नेचर की है, मैं आपको बता दूं, विद्युत चुंबकीय तरंगें, विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम अभी आप पढ़ोगे, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम जब पढ़ोगे तो आप सीखोगे कि विद्युत चुंबकीय तरंगें 7 पार्ट्स होते हैं। इस पे 7-8 तरह की विद्युत चुंबकीय तरंगों में पार्ट हैं। कोई एनर्जी ऐसी है जिसका कोई वेव ऐसी है जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो माध्यम आ जाने पर वो पार कर जाएगा। लेकिन कोई ऐसी भी वेव है जो माध्यम आ जाने पर पार नहीं कर पाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं एक्स रेज की, 7 पार्ट आपको पढ़ने को मिलेंगे इस पे। विद्युत चुंबकीय तरंगों का जब एक स्पेक्ट्रम आप पढ़ोगे, हमने पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो ग्रुप है ना, उसको 7 भागों में बांट के रखा है। उनमें से कुछ वेव्स ऐसी हैं जिनके पास बहुत ताकत है, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, और कुछ वेव्स ऐसी हैं जिनकी एनर्जी अपेक्षाकृत थोड़ी सी कम है। अब उन 7 भागों में से अगर मैं बात करूं गामा रेडिएशन की, एक्स रेस की, अगर मैं बात करूं एक्स किरणें, तो अगर उनके सामने चलते चलते ऐसा लकड़ी भी आ जाए, लोहा भी आ जाए, तो वो उसको भी पार करने की क्षमता रखती हैं। लेकिन
अगर उन्हीं में से जो हमारी विजिबल लाइट होती है, लाइट, इसके सामने अगर लकड़ी आ जाएगी तो ये उसको पार नहीं कर पाएंगे। हाँ, इनके सामने कांच आएगा, ग्लास, तो ये उसको पार कर जाएंगे, लेकिन उनके सामने लकड़ी, प्लास्टिक, लोहा आ जाएगा तो ये तरंगे उसको पार नहीं कर पाएंगे। तो पहली चीज तो इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, अगर हमने इनको चलने के लिए माध्यम दे भी दिया, अगर हमने इनके सामने माध्यम लगा भी दिया, तो ये उसको पार करेंगी कि नहीं करेंगी, ये दो चीजों पर निर्भर करेगा कि वो विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी है, दूसरा वो जो माध्यम आपने लगाया है ना, वो माध्यम कौन सा है। ये दो बातों पर डिपेंड करेगा। समझ आ रही बात हमारी आपको? तो हम चाहें तो इसको भी नोट कर सकते हैं, इसी के साथ ही लिख देते हैं, या अलग से पॉइंट बना दो आप। यदि विद्युत चुंबकीय तरंगों के मार्ग में यदि विद्युत चुंबकीय तरंगों के मार्ग में कोई माध्यम रख दिया जाए तो ये उसे पार करेंगी या नहीं, यह दो बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन सी दो बातें? पहली चीज है तरंगों की प्रकृति, कौन सी वेव है, और दूसरी चीज है माध्यम की प्रकृति। वेव का नेचर कैसा है इस चीज पर, और दूसरा माध्यम का नेचर कैसा है इस बात पर। ये दो चीजों पर डिपेंड करेगी कि वो माध्यम को पार करेगा, वेव करेगी माध्यम को पार या नहीं करेगी। बउआओ, समझ में आ गई ये चीज? अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये मीडियम अगर हम रख देंगे और ये पार करेगी, बाई चांस जो पार कर रही है, तो वो पार कैसे कर जाती है? क्या वो पार करते समय माध्यम के कणों से टकराती नहीं है? तो आंसर है माध्यम के कणों से टकराती है, माध्यम के कणों से टकराती है। अब उसका चलना कैसे होता है देखो, थोड़ा सा इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे ये माध्यम के पार्टिकल है, एक यहां 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 ऐसे सब रखे हैं, एक के आगे पीछे। एक वेव यहां से आई, अगर उसको पार करना है तो कैसे पार करेगी? थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको। यहां से ऐसे आई, इसने इसको धक्का मारा, देखो जब इसने इसको धक्का मारा तब तक ये नहीं चले हैं, क्या होगा? केवल ये चलेगा। ये वेव जो आई है, इसने इसको ऐसा धक्का मारा, ये जितनी भी एनर्जी लेके आई थी, जितना भी एनर्जी लेके आई, वो आई और पूरी एनर्जी उसने इसको दे दिया, पूरी एनर्जी इसको मिल गई। उस एनर्जी से इसने इसको धक्का मारा, अब वो एनर्जी किसको मिल गई? इसकी। तब तक ये पीछे आ गया अपना, अब ये इसको धक्का मारेगा, अब वो एनर्जी इसको मिल गई, तब तक ये पीछे आ जाएगा, फिर ये इसको धक्का मारेगा, वो एनर्जी इसको मिल गई, तब तक फिर ये पीछे आ जाएगा, और यहां के बाद आगे फिर क्या है? एयर, तो फिर एयर में चली जाएगी, या मीडियम नहीं है तो आगे बढ़ जाएगी इसमें। लेकिन सोचने वाली बात यह है, मैं इसको बता के आपको क्या बताना चाहता हूं? मैं ये बताना चाहता हूं कि जो एनर्जी यहां से आएगी माध्यम के एक तरफ,
उसका काम तो यही खत्म हो गया। ऐसा नहीं होता कि सबको चीरते हुए वो ऐसा निकल के चली जाएगी, नहीं, वो जो वेव आएगी वो वेव तो यही खत्म हो जाएगी, उसका काम तो बउआ यहीं पे खत्म हो गया। अगर उसका काम खत्म हो गया तो अब आगे क्या बढ़ रही है? एनर्जी। वो एनर्जी जाते जाते जब इस पार निकलेगी तो ये पार्टिकल उसकी क्या बना देगा? फिर से विद्युत चुंबकीय तरंग बना देगा और माध्यम में आगे छोड़ देगा, फिर से आगे विद्युत चुंबकीय तरंग बन के निकल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ये आए और ये इसको ऐसा चीरते फाड़ते निकल जाए, ऐसा ये वाली नहीं जाती, इसका काम यही खत्म। एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, जब लास्ट वाले पार्टिकल से निकलेगी तो फिर उसकी क्या बना दी जाएंगी? विद्युत चुंबकीय तरंगे, और फिर वो आगे निकल जाएंगे। इस तरह से ये माध्यम में आगे बढ़ती है। अगर माध्यम आप लगा देंगे तो, अगर माध्यम आपने नहीं लगाया है तो कोई बात नहीं, उनको जरूरत भी नहीं है। समझ में आया? ओके। इसके बाद माध्यम में चलना कैसे है, समझ में आ गया? ठीक। अगर माध्यम में ऐसे चलती हैं तो क्या यहां पर जाके इसकी एनर्जी खत्म हो गई? अब ये एनर्जी यहां से यहां तक ट्रांसफर होगी, उसके बाद फिर विद्युत चुंबकीय तरंगें आगे चलेंगे। अब सबके मन में क्वेश्चन आता है कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग यहां गई थी वो खत्म हो गई है, यहां से तो दूसरी विद्युत चुंबकीय तरंग बन के निकली है। तो मन में क्वेश्चन आता है कि क्या जो यहां से निकली है उसकी एनर्जी भी उतनी ही होगी जितनी एनर्जी यहां पर इसको मिली थी? क्योंकि हमने तो पढ़ा हुआ है कि एनर्जी इनकी नष्ट नहीं होती है। तो क्या जो एनर्जी यहां मिली थी सेम एनर्जी यहां पर प्रोपेगेट होगी आगे की तरफ? आंसर इज नो। जब माध्यम रास्ते में आ जाएगा तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की ऊर्जा में कुछ ना कुछ कमी आ ही जाएगी। समझ में आ रही बात? क्यों? क्योंकि भले इनको बना इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये तो आपस में टकरा रहे हैं पार्टिकल, और इनकी टक्कर होने में, टक्कर में ऊर्जा खर्च होती है, टक्कर में एनर्जी का लॉस होता है, तो टक्कर में ऊर्जा का लॉस हो जाएगा। तो अगर विद्युत चुंबकीय तरंगे किसी माध्यम को पार करती हैं तो उनका वेग पहले की तुलना में थोड़ा सा, या उनकी ऊर्जा पहले की तुलना में, वेग नहीं सॉरी, उनकी ऊर्जा पहले की तुलना में क्या हो जाएगी? उनकी ऊर्जा पहले की तुलना में कम हो जाएगी, और एनर्जी कम हो जाएगी मतलब उनका वेग भी पहले की तुलना में कम हो जाएगा। तो हम इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं 4th नंबर पे। जब विद्युत चुंबकीय तरंगें किसी माध्यम से संचरित होती हैं जब विद्युत चुंबकीय तरंगें किसी माध्यम से संचरित होती हैं तो उनकी ऊर्जा तथा वेग थोड़ा कम हो जाते हैं। उनकी ऊर्जा तथा वेग थोड़ा कम हो जाते हैं। समझ आ रही बात आपको? एक तो माध्यम की जरूरत है नहीं, अगर माध्यम लगा दोगे तो ये सारा कुछ हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है? आ रहा है। आप झूठ तो नहीं बोला करते? अच्छा नहीं बोलते? पता नहीं आपको समझ में आता है कि नहीं आता है, पर आप कभी बताया नहीं करते हैं ढंग से, तो हम लोगों को फील नहीं हो पाता कि हम आपको समझा पा रहे कि नहीं समझा पा रहे। और आप जानते हैं, आपसे हम हमेशा बोलते रहते हैं कि जो चीज़ ना समझ में आए आप हमको ज़रूर पूछिएगा, आप हमको ज़रूर बताइएगा। और आपकी प्रॉब्लम आप जानते हैं हर एक स्टूडेंट की। जब मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में था, क्योंकि मुझे उस समय का याद है, तो मुझे पता रहता है कि
बच्चे अधिकतर ये सोच करके, आप जानते हैं आप किसी टीचर से पूछते क्यों नहीं है ज्यादा? आपको नहीं पता, मुझे पता है। मैं आपको बताऊं, बच्चों की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो कुछ भी टीचर से पूछने के पहले ना उसका रिजल्ट सोच लेते हैं, परिणाम क्या होगा ये वो सोच लेते हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये परिणाम एक्चुअल रिजल्ट नहीं होता है, ये सिर्फ बच्चों के द्वारा अपने ही मन में सोची गई एक मन घड़ंत कहानी रहती है। कैसे कि अगर मैं पूछूंगा ये बात तो पता नहीं मुझे डांट दिया जाएगा, पूछूंगा तो मुझे मार देंगे, अगर हम ये चीज पूछेंगे तो सबके सामने हमको कुछ कह देंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। ऐसे कई ख्यालात आपके मन में आते हैं। क्वेश्चन पूछा नहीं, रिजल्ट आपके मन में है कि नहीं? तो स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो पूछने से पहले ना रिजल्ट उसके मन में होते हैं और उसको डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए। पर इसके लिए मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि जब जब आप सोचते हो ऐसा ना हो जाए, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये आपके द्वारा बनाई गई मनगढ़ंत कहानी है ना, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। मुझे तो हमेशा अपने बच्चों का क्वेश्चंस का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है, मैं तो कहता रहता हूं हमेशा, आप कभी भी हमसे पूछिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये जो आपके अंदर एक गुण आ गया है ना, जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, बचपन में ये गुण नहीं था आपके भीतर। बचपन में बेबाक आप क्वेश्चन पूछते थे माँ बाप से, छोटी सी चीज भी देखते थे ना आप पूछते थे ये क्या है, ये क्या है, ऐसा क्यों होता है। लेकिन जैसे जैसे आप में समझदारी बढ़ रही है, आपके अंदर ये गुण पैदा होते जा रहा है। और याद रखिए, इस डर से कि कहीं कोई कुछ कह ना दे, आप क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हो। ये डर हटा दीजिए मन से भाई अपने, समझ रहे हैं? क्योंकि जो लोग डरते हैं वो आगे नहीं बढ़ते। और इसके लिए मैं आपसे एक लाइन भी कहना चाहूंगा, अगर हम इस बात से डर जाएं कि फ्यूचर में क्या होगा, तो फ्यूचर बनाने की कोशिश ही कभी नहीं करें हम तो। इसलिए डरना नहीं है, जो काम आगे आता जाता है उसको करना है केवल आपको। और वैसे भी यार, आप कोई काम करोगे तो ही तो प्रॉब्लम्स आएंगी। ये सोच करके कि आगे क्या होगा, इससे रुकना नहीं है आपको। समझ में आ रही बात? और मैं हमेशा आपसे एक लाइन बोला करता हूं कि गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो शख्स क्या गिरे कि जो खुद घुटनों के बल चले। थैंक यू। लेकिन ये सोच करके कि कोई क्या कहेगा हम पूछना बंद कर दें, ये तो गलत बात है यार, समझ रहे हैं? और एक चीज मैं इसके आपको और भी एग्जांपल दे सकता हूं। आप जब छत पे जाते हैं और आपकी सीढ़ी का पहला पावदान टूट जाता है, तो क्या फिर कभी जिंदगी में छत पे नहीं जाते आप फिर से जाते हैं। तो सीढ़ी का पहला पावदान टूट जाना इस बात का संकेत नहीं है कि आज के बाद छत पे नहीं जाना। इसलिए यह सोच कर डरिए नहीं कि कोई क्या कहेगा, आप जाते रहिए आगे। और वैसे एक लाइन मेरे सामने लिखी है बड़ी अच्छी सी, आज मुझे पढ़ के बड़ा अच्छा लग रहा है कि मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात कहां, मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात कहां कि वो हमारे सपनों को पूरा ना होने दे, हो ही नहीं सकता। इसलिए मेहनत करते रहें। मैं हमेशा मेहनत करने के लिए आप पर जोर डालता हूं, और कोई भी चीज ना आने पर प्लीज हमें बताया करें आप, ठीक है? मन में दबा के मत बैठा करें। तो आज इतना ही रखते हैं फिजिक्स में, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।